नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए स्वर्गीय मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी जागी आंखों का सपना। मालती जोशी जी की कहानियाँ अक्सर मध्यवर्गीय भारतीय परिवारों के जीवन और उनकी चुनौतियों को दर्शाती हैं। सहज सरल भाषा में लिखी गई उनकी कहानियाँ प्रभावमयी हैं, जो पाठकों को उनकी कहानियों से जोड़ती हैं। उनके लेखन में सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों को उठाया गया है और उनकी कहानियों ने कई लोगों को प्रभावित किया है। प्रस्तुत है उनकी कहानी जागी आंखों का सपना। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मी, आज स्कूल में नेहा मिली थी। कौन नेहा? अरे अपने योगेश अंकल की नेहा। इतनी जल्दी भूल गई? ओहो, पर अब तो तुम्हारे स्कूल में नहीं है ना? नहीं, पर आज मैं उसके स्कूल गई थी। डिबेट कंपटीशन थी, बताया तो था। हाँ, और उसमें तुम्हारा नंबर नहीं आया। मम्मी, मैं तुम्हें ये भी बता चुकी हूँ। सॉरी। हाँ, तो नेहा के बारे में क्या कह रही थी? यही कि वो आज स्कूल में मिली थी, बहुत उदास थी। क्यों? योगेश अंकल शादी कर रहे हैं। बुनते बुनते एकाएक अनु की उंगली फिसल गई और दाएं हाथ की सलाई बाईं हथेली में घुस आई। अपने रुमाल को उस जगह पर दबाकर कितनी देर तक अनु जड़वत बैठी रही। अंकल शादी कर रहे हैं तो इसमें रोने की क्या बात है? नकुल ने भोला सा सवाल पूछा। स्टूपिड, अंकल की शादी का मतलब समझता है? घर में नई माँ आएगी। नई माँ यानी कि स्टेप मदर, समझा? निधि ने बुद्धू भाई के सिर पर चपत लगाते हुए कहा। ओह, नकुल की समझ में जैसे सब कुछ आ गया। तो फिर अंकल शादी क्यों कर रहे हैं? करनी पड़ती है बेटा, बच्चों की नानी ने कहा। घर में बेटी है, उसे देखने वाला तो कोई चाहिए। उसकी दादी हैं तो। दादी क्या सब दिन बैठी रहेंगी? फिर वो अकेले कैसे पार पाएगा? क्यों, हमारी मम्मी भी तो हमें पाल रही हैं, सब कुछ अकेले संभाल रही हैं, निधि ने कहा। जब मम्मी औरत होकर इतना सब कुछ कर सकती हैं तो अंकल को क्या परेशानी है? वे तो पुरुष हैं। यही तो फर्क है बेटा, नानी ने नितांत दार्शनिक अंदाज में कहा। मर्द और औरत में यही तो अंतर होता है। बाप मर जाता है तो बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी उठा लेती है, पर माँ मर जाती है तो बाप भी बाप नहीं रहता, पराया हो जाता है। बस भी करो अम्मा, तुम भी पता नहीं कहाँ का राग अलापने लगती हो। अनु एकदम फट पड़ी, फिर उसी सुर में बच्चों को डांटते हुए बोली। जाओ तुम लोग, होमवर्क नहीं हो तो जाकर सो जाओ। सुबह तुम्हें जगाते जगाते मेरा आधा घंटा खर्च हो जाता है। बच्चे चुपचाप उठकर अपने कमरे में दुबक गए। अनु शून्य की ओर ताकती चुपचाप बैठी रही, पर अम्मा ने उसे चुप नहीं बैठने दिया। बोली, तो योगेश शादी कर रहा है? बच्चू से 2 साल भी सब्र नहीं हुआ? इतने दिन रुक गए, यही बहुत समझो अम्मा। उनकी माँ तो 2 महीने भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो कब से जमीन आसमान एक किए थी। वो तो योगेश ही राजी नहीं हो रहे थे। अच्छा, तुम लोगों के तो इतने अच्छे पारिवारिक संबंध थे, बिल्कुल सगे भाई से भी बढ़कर थे दोनों। अब क्या बात हो गई कि कोई झांकता भी नहीं? दरअसल वे लोग अब बहुत दूर रहने चले गए हैं। ये घर उन्हें काटने को दौड़ता था। वो तो ठीक बात है, उस घर में वाकई दिल नहीं लगता होगा, मगर फिर भी घर बदलने से क्या संबंध बदल जाते हैं? जब उन संबंधों की नींव ही दरक गई अम्मा, तो संबंध कैसे बने रह सकते हैं? ऐसा भी कहीं होता है, बल्कि ऐसे में तो अपनापन और बढ़ जाता है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन दोनों घर जैसे एक हो गए थे। बच्चे अंकल को 1 मिनट नहीं छोड़ते थे। और वो क्या नाम है बिटिया का? नेहा, वो भी दिन रात तुम्हारे पास बनी रहती थी। लोगों को यही तो अच्छा नहीं लगा। लोगों से मतलब? मेरी जिठानी को। उस समय 2-3 महीने मेरे पास रह गई थी ना, इतना परेशान किया कि क्या बताऊं। कोई भी घर में आता तो उनके कान खड़े हो जाते। योगेश तो उनको फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। दिन रात बच्चों के कान भरती रहती थी, कहती कि इन्हीं की वजह से तुम्हारे पापा मरे हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, ताव में आकर 2-4 बार बदसलूकी कर बैठे। तब से योगेश का आना बंद ही हो गया। अपमान सहने के लिए कौन भला आएगा? तेरी जिठानी को बैठे बैठाए क्या सूझी? पता नहीं उनके दिमाग में क्या फितूर था। 24 घंटे जैसे मुझ पर पहरा देती रहती। उनका वश चलता तो मुझे अंधेरी कोठरी में दफन कर देती, पर बच्चों को पालने के लिए नौकरी तो जरूरी थी, इसलिए मेरे बाहर जाने पर रोक नहीं लगा सकी। पर टोका टाकी से बाज नहीं आई। जरा अच्छे से तैयार हुई नहीं कि शुरू हो जाती। बहुत पहन ओढ़ लिया बहू, अब जरा सलीके से रहा करो, तुम्हें बच्चे पालने हैं। अरे वारी बुढ़िया, खुद के बालों में चांदी भर गई है, फिर भी श्रृंगार पटार कम नहीं हुआ और मेरी बेटी को कोसती है। उन्हें हक है अम्मा, भगवान ने उनका श्रृंगार बरकरार रखा है तो वो करेंगी ही। अरे खूब करें, पर दूसरों को तो बख्श दें, उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? ये तो जमाने का दस्तूर है अम्मा।
मैं तुम्हारी अपनी हूँ इसलिए तुम्हें बुरा लगता है, पर औरों के वक्त तो तुम भी चुप नहीं रही। फूफा जी की मृत्यु के बाद जब बुआ जी घर आई थीं, तब की बात याद है? तुम और चाची मिलकर उनका कितना मखौल उड़ाया करती थीं। अम्मा चुप हो गईं। बाजी इस तरह पलटती देखकर उन्हें उबासियां आने लगी और घड़ी की ओर देखकर वे सोने चल दीं। अनु को अच्छा ही लगा। इस चर्चा को अब और देर तक झेल पाना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। एक बात के निकलते ही दूसरी सैकड़ों बातें याद आने लगी थीं और सबकी सब उतनी ही टीस देने वाली थीं। सबसे ज़्यादा याद आ रही थी योगेश की माँ, जो कभी अनु के सेवा भाव से गदगद रहा करती थीं। वही अनु अब उनकी आँख की किरकिरी बन गई थी। उन दोनों अनु को एक पुरुष की कमी बेहद खलने लगी थी। बीसियों काम थे जो उससे संभल नहीं रहे थे। पेंशन के कागज़ निकलवाने थे, बीमे की कार्रवाई करनी थी, खातों का नामांकन बदलवाना था, टेलीफोन, गैस आदि में अपना नाम लिखवाना था। इन सब के लिए दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर काटने होते थे। बाबू लोगों की चिरौरी करनी होती थी। अपने ही पैसों के लिए भीख मांगनी होती थी, घूस देनी पड़ती थी। उसका मनोबल बार बार टूट जाता था। लगता था सब छोड़ छाड़ कर भाग ले। योगेश साथ नहीं होते तो सचमुच वो भाग जाती। उन्हीं के कारण वो मोर्चे पर डटी रह सकी। पर उसने बार बार अनुभव किया कि योगेश का इस तरह उसके साथ घूमना माजी को नागवार गुजर रहा है। इस बात को उन्होंने छिपाया भी नहीं, बल्कि जताने की ही कोशिश की। उनके बर्ताव में एक अजीब सा रूखापन आ गया था। वो स्नेह, वो ऊष्मा पता नहीं कहाँ खो गई थी। फिर उन लोगों ने मकान बदल दिया और शहर के दूसरे छोर पर रहने चले गए। मकान छोड़ने का प्रस्ताव मांझी का ही था। वो नेहा को अनु की छाया से दूर ले जाना चाहती थीं और योगेश इस समय उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। मकान बदलने के बाद तो योगेश उसकी पहुंच से बहुत दूर चले गए। जब भी फ़ोन किया मांझी नहीं उठाया। लगता जैसे वो फ़ोन के आसपास ही कुंडली मार कर बैठ गई हैं। एक आध बार योगेश से बात हुई तो पता चला कि पिछला कोई भी मैसेज उन तक नहीं पहुंचा है। एक दिन तो हद ही हो गई। एजी ऑफिस का एक सर्कुलर आया था और उसे उसका सिर पैर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने मजबूरी में ही योगेश के यहाँ फ़ोन लगाया। हमेशा की तरह मांझी नहीं उठाया। अनु की आवाज़ सुनते ही उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में कहा, बहू मैं मानती हूँ ईश्वर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो? मेरे बेटे को बख्श दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। शर्म से अनु गड़सी गई। गनीमत थी कि यह बातचीत फ़ोन पर हो रही थी, नहीं तो सचमुच ही वो धरती में गड़ जाती। पर सामने होती तो मांझी भी शायद इतनी साफ गोई न बरतती। तब से उसने तय किया कि अकेले ही सब कुछ निपटा लेगी, मदद के लिए किसी का मुंह नहीं देखेगी। मांझी ने यही कामना तो की थी और अब मांझी की दूसरी इच्छा भी पूरी होने जा रही है। योगेश शादी कर रहे हैं। 1.5 साल पहले एक हादसे में दोनों घरों की नींव हिलाकर रख दी थी। एक साथ 2 घरों में अंधेरा हो गया था। आज भी वो दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतवार की दोपहर सदानंद बच्चों के साथ कैरम खेल रहे थे। तभी नेहा दौड़ती हुई आई। पता चला भैया छत की सीढ़ियों से गिर गया है, सिर से बहुत खून बह रहा है, मम्मी रो रही हैं। सबके सब भागकर पड़ोस में पहुंचे। चोट सचमुच बहुत ज़्यादा थी। लड़का बेहोश हुआ जा रहा था। पूनम जार जार रो रही थी। किसी तरह से चुप कराकर अनु ने घाव में हल्दी भरी बर्फ की पट्टियों से खून बंद करने का प्रयास किया। तब तक सदानंद तैयार होकर आ गए। योगेश टूर पर थे। अस्पताल सदानंद को ही जाना था। उस दिन अनु ने सोचा भी नहीं था कि स्कूटर पर बैठे हुए ये तीनों प्राणी महाप्रयाण पर जा रहे हैं। सदानंद हमेशा बहुत ही सावधानी से स्कूटर चलाते थे, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ। शायद अस्पताल पहुंचने की जल्दी हो, वे अपना संतुलन खो बैठे। अस्पताल तो वे पहुंचे, पर निष्प्राण देह के रूप में। उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पूनम और अंशुल शायद योगेश की प्रतीक्षा में सांसें गिनते रहे। उनकी गोद में ही दोनों ने अंतिम सांस ली। इस घटना से तो पास पड़ोस भी दहल गया। लोगों के पास सांत्वना के लिए शब्द नहीं थे। पलक झपकते ही 2 परिवार उजड़ गए थे। दुख की इन घड़ियों में वे दोनों परिवार एक दूसरे के और करीब आ गए। एक दूसरे की पीड़ा को वे लोग ही अच्छी तरह समझ सकते थे। एक साझा दुख था जिसे वे लोग साथ साथ झेल रहे थे। पर महीना बीतने भी न पाया था कि दृश्य बदलने लगा। अनु की जेठानी उनके दुख में शरीक होने आ गई थीं। उन्होंने आते आते उपदेश देना शुरू किया। देखो बहू, भैया थे तब की बात और थी, पर अब पराए मर्द का इस तरह मुंह उठाए जब तब आ जाना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को भी उन्होंने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी कि वे भी कटे कटे से रहने लगे। सदानंद के चले जाने के बाद सारी शिकायतें, सारी फरमाइशें अंकल के पास ही पहुंचती थी, पर अब पता नहीं क्या हुआ कि उनसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। धीरे धीरे उनका घर आना कम होता गया, पर अनु को तो पग पग पर उनकी ज़रूरत पड़ती थी।
जब तब उनके घर जाना पड़ता था। वहाँ उनकी माताजी डेरा डाले पड़ी थीं। किसी जमाने में वो अनु की घोर प्रशंसक थीं। अक्सर ही उसकी पूनम से तुलना की जाती और अनु 20 ही निकलती। पर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। मरने वाली स्वर्गवासी होकर सद्गुणों की खान बन गई थी और अनु के हिस्से आई थी उपेक्षा, अवज्ञा और अपमान। अनु को तो ये सब स्वीकार करने में ही महीने लग गए थे कि सदानंद अब इस दुनिया में नहीं है। वो पेंशन के लिए भागदौड़ कर रही थी, बीमे के कागजों पर दस्तखत कर रही थी, पर यह सब मशीनी ढंग से हो रहा था। मन के भीतर कहीं अपने को सदानंद के साथ ही पाती थी। ये साथ ही उसका संबल था। और उन्हीं दिनों योगेश की माँ और उसकी जेठानी जैसे लोग पता नहीं क्या क्या कल्पना कर बैठे थे कि सोचते भी शर्म आती है। उसे योगेश से सहानुभूति जरूर थी, और क्यों ना होती। उस दुख को, उस वज्रपात को उसने भी तो झेला था। उससे ज़्यादा योगेश की पीड़ा को कौन समझ सकता था। फिर योगेश के साथ तो दोहरा हादसा हुआ था। इकलौता बेटा भी चला गया था। अंशुल का गोरा गदगदा चेहरा याद आते ही मन आज कैसा हुआ आता है। उसे माटी को सौंपते हुए योगेश के हाथ किस कदर कांपे होंगे, मन कितना रोया होगा। शोक की उस कातर घड़ी में और कौन था जो उसके दुख को समझता, उनके घावों को सहलाता। पर वहीं शायद थोड़ी भूल हो गई। 4-5 महीने बाद अनु की एक अंतरंग सहेली ने कहा था, अच्छा होगा अगर तुम दोनों अपने दुख बांट लो। एक दूसरे की पीड़ा को तुम ही लोग ठीक से समझ सकोगे, उसके साथ न्याय कर सकोगे। 2 टूटे हुए घर संवर जाएंगे, बच्चों को माँ बाप दोनों मिल जाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सुनकर अनु एकदम चौंक पड़ी थी। इस तरह से तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, पर शायद दूसरों ने सोच लिया था। तभी तो उसकी जेठानी ने उस पर चौकी पहरे बिठा रखे हैं। यही डर तो है जो योगेश की माँ को बदहवास किए हुए है। इसके बाद तटस्थ भाव से उसने इस विषय पर जब भी गौर किया, वो मन ही मन ग्लानि से भर उठी। लगा कि ऐसा अगर सचमुच हो गया तो बच्चे क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसके बाद क्या वो बच्चों के सामने सिर उठा सकेगी, पड़ोसियों से आंखें मिलाकर बात कर सकेगी, परिजनों के उपहास का सामना कर सकेगी। अब तो योगेश नई शादी कर रहे हैं, चलो ये अच्छा हुआ। लोगों के मन का ये विकल्प तो दूर हो जाएगा। मेरा लोगों की सुनीता की शादी थी। इन दिनों अनु ने ऐसे समारोहों में जाना छोड़ दिया था। पर मेरा लोगों की बात अलग थी। वे उसके सबसे पुराने पड़ोसी थे। पिछले 10-12 सालों का साथ था। उन लोगों ने हमेशा बड़े भाई भाभी की भूमिका निभाई थी। वहाँ ना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। मिसेज मेहरा ने साफ कह दिया था, अगर तुम शादी में नहीं आई तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। और जाना भी कहाँ था, कॉलोनी के ग्राउंड में ही तो रिसेप्शन था। पर वहाँ तक जाने की, लोगों का सामना करने की अनु में हिम्मत नहीं थी। फिर अम्मा ने समझाया कि एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाओगी तो कैसे काम चलेगा। जो बीत गया सो बीत गया। कल को तुम्हारे भी बच्चों की शादी होगी। तुम अगर किसी के यहाँ नहीं जाओगी तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। अपने बच्चों की शादी की अनु को चिंता नहीं थी। उसमें अभी कम से कम 10 साल बाकी थे। पर वो मेहरा दंपति को नाराज नहीं कर सकती थी। उनके इस परिवार पर असंख्य उपकार थे। हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने अनु का साथ दिया है। पहले वाली बात होती तो अनु इस शादी में अहम भूमिका निभाती। मिसेज मेहरा के साथ शॉपिंग करवाती, रात रात जागकर सबको मेहंदी लगाती, लेडीज संगीत में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरती, निमंत्रण पत्रों पर अपने सुंदर अक्षरों से नाम पते लिखती। पर 2-4 मेहमानों को अपने घर पर ठहराने के अलावा वो कोई मदद नहीं कर सकी। उन्हीं लोगों के इसरार करने पर उसे जल्दी तैयार भी होना पड़ा। नहीं तो उसका इरादा था कि वो देर रात जाएगी और दुल्हन को तोहफा पकड़ा कर लौट आएगी। मिसेज मेहरा की बात भी रह जाएगी और भीड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। वो जिस समय पहुंची, पंडाल लोगों से अटा पड़ा था। जगमग रोशनी, लहराती साड़ियाँ, झिलमिल गहने, लकदक सूट, महकते परफ्यूम, थिरकता संगीत और खाने की सुगंध। एक अरसे बाद अनु इन सबसे 2-4 हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस माहौल में अगर 2-4 घंटे रहना पड़ा तो उसे गश आ जाएगा। तभी बैंड की आवाज़ पास आती सुनाई दी। बारात शायद मोड़ तक आ पहुंची थी। बारात के लगने से पहले नाच का एक दौर तो होना बाकी था। फिर दरवाजे पर ये लोग घंटा भर लगा देंगे। उस समय तो बारातियों का जोश शबाब पर होता है। उसे देखने के लिए पंडाल करीब करीब खाली हो गया। केवल कुछ बड़ी बूढ़ियाँ ही बैठी रह गईं। बड़ी देर बाद अनु ने खुलकर सांस ली और आंखें मूंदकर कुर्सी की पीठ पर टिक गई। तभी पीछे एक आहट सी हुई। हेलो। उसने चौंक कर सिर उठाया। योगेश थे। यहाँ बैठ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है। थैंक्स, योगेश ने कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गए। और फिर एक सन्नाटा दोनों के बीच पसर गया। अनु सोच रही थी
ऐसी अनहोनी भी क्या कभी संभव थी? सुबह की चाय पर, शाम के नाश्ते पर या रात के खाने पर जब भी दोनों परिवार साथ में होते, अनु और योगेश ही चहकते रहते। सदानंद तो हमेशा से गंभीर स्वभाव के थे। पूनम भी कम ही बोलती थी। अच्छी खासी ग्रेजुएट थी, पर घर गृहस्थी और बच्चे इन्हीं में लिपट कर रह गई थी। रोज का अखबार तक नहीं देखती थी, इसीलिए पुरुषों की महफिल में उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उन दोनों पिकनिक हो या पार्टी, शादी हो या सिनेमा, सभी जगह सब लोग साथ ही जाते थे। बातें थी कि खत्म ही नहीं होती थीं और आज बात करने का सिरा नहीं मिल रहा था। नेहा कैसी है? बड़ी देर बाद उसने पूछा। माँ जी ठीक हैं, यहीं पर हैं? माँ जी बिल्कुल ठीक हैं, यहीं पर हैं, और नेहा भी आपकी दुआ से ठीक ही है। साथ लाए होंगे ना? हाँ, अकेले आने का तो सवाल ही नहीं था। मैं तो आजकल ऐसे फंक्शंस अवॉइड करता हूँ, पर मेरा जी इतनी दूर इनवाइट करने आए, फिर मैंने सोचा कि इसी बहाने नेहा भी सबसे मिल लेगी। आप लोगों को बहुत याद करती है, खासकर आपको। उसे देख एक अरसा हो गया। सो तो होगा ही, आपने तो हमारे गरीब खाने पर ना आने की कसम खा रखी है ना। आपने घर भी तो इतनी दूर ले रखा है। महानगरों में लोग फ़ोन से भी हालचाल पूछ लेते हैं। कौन? अनु ने तड़प कर योगेश की ओर देखा, पर उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शायद उन्हें इस हादसे की खबर ही नहीं थी, इसीलिए फिर उसने जिक्र भी नहीं किया। बोली, ये उलाहना मैं आपको भी तो दे सकती हूँ। आप भी तो अरसे से घर नहीं आए, न कभी फ़ोन ही किया। आप कहें तो मैं रोज़ आ सकता हूँ, मेरा तो रास्ता ही उधर से है। पर मुझे लगा कि मेरा आना लोगों को, खासकर बच्चों को, अच्छा नहीं लगता। कई बार तो फ़ोन पर इतनी बदतमीजी से पेश आए कि मैं उनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आप तो जानते हैं वे किस नाजुक उम्र से गुजर रहे हैं। खासकर उन दिनों तो वे बहुत ही भावुक हो उठे थे, अपने आप ही ऊटपटांग कल्पनाएं करने लगे थे, किसी की भी बातों में आ जाते थे। मैं भी उन दिनों अपने दुख में इतनी डूब गई थी कि बच्चों का ध्यान ही नहीं रहा। ये भी याद नहीं रहा कि यह हादसा इनके साथ भी हुआ है, इनके भी सिर से बाप का साया उठ गया है। अब तो खैर मैं भी संभल गई हूँ, बच्चे भी समझदार हो गए हैं और बहुत शर्मिंदा हैं। खासकर निधि तो कई बार पछतावा जाहिर कर चुकी है। उसकी आखिरी बात शोर में ही डूब गई, क्योंकि लोग अंदर आने लगे थे। बाहर मिलने की रस्म हो रही थी, दूल्हे को मंडप में लाया जा रहा था। तभी भीड़ को चीरते तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए। नेहा आते ही आंटी से लिपट गई। नकुल योगेश की बाहों में झूल गया और निधि अंकल से सटकर खड़ी हो गई। तब अनु को याद आया कि योगेश को नई शादी की बधाई देना तो भूल ही गई, पर बच्चों के सामने उसे खुद ही संकोच हो आया। 2 दिन बाद ही, शायद शनिवार था, शाम के 7 भी नहीं बजे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। अनु हैरान थी कि शनिवार की शाम बच्चे इतनी जल्दी कैसे लौट आए। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने योगेश खड़े थे, साथ में नेहा, और नेहा के हाथ में छोटा सा बैग। निधि ने कहा था इसे संडे को छोड़ जाइए, तो जाहिर है इससे सुबह तक सब्र ना हो सका। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। सुनीता दीदी के ससुराल जाने से निधि बेहद उदास है, नेहा आ गई है तो उसका दिल बहल जाएगा। उसने बच्चों को आवाज़ देकर नेहा को उनके सुपुर्द किया, भीतर जाकर अम्मा को चाय भिजवाने के लिए कहा और फिर बाहर आ गई। तब तक योगेश अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ चुके थे। माफ़ कीजिए, उस दिन आपको बधाई देना भूल ही गई थी। किस बात की, ये भी बताना पड़ेगा। तो आप तक खबर पहुंच गई? ऐसी खबरें बहुत जल्दी और बहुत दूर तक पहुंचती हैं। तब तक अम्मा चाय लेकर आ गईं। अरे अम्मा जी, आपने क्यों तकलीफ़ की? कोई बात नहीं बेटा, मैंने सोचा इतने बाद आए हैं तो मैं ही थोड़ी से हालचाल पूछ लूँ। आए हो तो अब खाना खा कर ही जाना। आज माफ़ कीजिए, माँ घर पर इंतज़ार करेंगी, फिर कभी सही। कुछ देर बतिया कर अम्मा भीतर चली गईं तो अनु ने पूछा, माँ जी को पता है कि नेहा यहाँ आई है? नाराज़ तो नहीं होंगी ना? अरे मैं उनकी बातों को माइंड नहीं करता, सठिया गई हैं। एक बात पकड़ लेती हैं तो छोड़ती नहीं। थैंक गॉड आज उन्होंने कोई बखेड़ा नहीं किया। अब क्यों करेंगी? अनु ने सोचा, अब तो खतरे वाली कोई बात ही नहीं है, बल्कि अब तो नेहा जितनी देर बाहर रहे अच्छा है, बहू बेटे को उतनी ही आज़ादी मिलेगी। उस दिन आप मुझे बधाई देना भूल गई थी, मैं भी एक बात कहना भूल गया। कौन सी? उस दिन आप बहुत अच्छी लग रही थी। जी? अरसे बाद आपको पहले की तरह सजा संवरा देखा तो अच्छा लगा। अब शादी ब्याह में बैरागी बनकर तो नहीं जाया जाता ना। बैरागी बनने की ज़रूरत भी क्या है, उससे तो और मनहूसियत फैलती है। योगेश के जाने के बाद भी उनके वाक्य कानों में घंटियों की तरह गूंजते रहे। ये कोई पहला अवसर नहीं था कि योगेश ने उसकी तारीफ की हो। वो तो पूनम से भी हमेशा कहते, जरा भाभी से सलीका सीखो। 8 घंटे बच्चों में मगजमारी करके आती हैं, फिर भी कितनी फ्रेश लगती हैं।
गनीमत है कि पूनम ने इन बातों का कभी बुरा नहीं माना। वो उन आदर्श भारतीय स्त्रियों में से थी जिसके लिए शादी और बच्चों के बाद जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यूं तो उस दिन निधि ने भी कहा था, मम्मी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, पर उसकी बात को अनु ने गंभीरता से नहीं लिया था। पर योगेश की बात ने पता नहीं कितने सोए तारों को झंझना दिया। दूसरे दिन रविवार था। सदानंद के जाने के बाद से इतवार तो निरानंद बीतता था, न कहीं आना न कहीं जाना। बहुत हुआ तो शाम को जाकर हफ्ते भर की सब्जी ले आती, बाकी समय घर पर ही कट जाता। एक बदरंग सी मैक्सी या मुसा हुआ सूट पहनकर वो हफ्ते भर के काम निपटाती रहती, जैसे कपड़ों की धुलाई, फ्रिज की सफाई, किचन की झाड़ पोंछ। आज पता नहीं उसे क्या सूझा, सुबह सवेरे ही नहा ली, फिर साड़ियों का बक्सा खोलकर बैठ गई। अपनी तमाम शोक रंग की साड़ियाँ उसने इसी बक्से में पटक रखी थीं। बक्से को खंगाल कर उसने चंपई रंग की कलकत्ता साड़ी निकाल ली। मम्मी कहीं बाहर जा रही हो? नहीं रे, ये इतनी साड़ियाँ बक्से में पड़ी सड़ रही हैं, सोचा घर में ही पहन कर ख़त्म कर दूँ। घर में क्यों, इसे आप बाहर भी पहन सकती हैं, इतनी अच्छी तो हैं। अच्छी तो हैं, पर अब बाहर जाना कहाँ है। बेचारी निधि एक लंबी सांस खींचकर रह गई। दोपहर को योगेश की गाड़ी फिर घर के सामने थी। पूनम को बहुत अरमान था गाड़ी का। उसके सामने तो संभव ना हो सका, पर बीमे की रकम का योगेश ने यही सदुपयोग किया। योगेश अचानक आ गए थे, पर अनु को अच्छा लगा कि वे हमेशा की तरह अस्त व्यस्त वेशभूषा में नहीं हैं। क्या पता कपड़े पहनते हुए उसके अंतर्मन को योगेश का ही इंतजार रहा हो। यह सोचते हुए उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। लगा जैसे वो कोई पाप कर रही है, पर इसमें पाप कैसा। पुरुष की प्रशंसा भरी दृष्टि की अभिलाषा तो नारी सुलभ भावना है। उसने तन का श्रृंगार छोड़ दिया है तो क्या 36 साल की उम्र में वो मन को तो बैरागी नहीं बना सकती ना। योगेश ने आते ही ऐलान किया, हेलो किड्स, चाची 420 देखने चलना है। मुझे लगा आप नहीं जाएंगी, इसलिए 4 ही टिकट लाया हूँ, पर अगर आप चलना चाहें तो इंतज़ाम हो सकता है। अगर इंतज़ाम हो सकता हो तो अम्मा को ले जाइए प्लीज़, जब से यहाँ आई हैं बेचारी बोर हो रही हैं। नो प्रॉब्लम। अम्मा को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वे बच्चों से भी पहले तैयार हो गईं। बच्चों का उत्साह देखकर अनु का मन भर आया। बेचारे जरा जरा सी बातों के लिए तरस गए हैं। वो खुद उन्हें लेकर सिनेमा जाने से डरती है, कोई परिचित मिल गया तो जिस के साथ उन्हें भेज नहीं सकती। खासकर निधि के लिए बहुत सोचना पड़ता है। 10-11 साल की उम्र बड़ी विचित्र होती है, ना उसे समझदारों में गिना जा सकता है ना नाड़ियों में। बच्चों को गए मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा कि दरवाजे की घंटी फिर बजी। योगेश थे। ये क्या, आप नहीं गए? 4 टिकट थे, चारों को बैठा आया हूँ। आपने तो कहा था कि इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम तो हो जाता, पर जरा इस कॉम्बिनेशन पर तो गौर फरमाइए। तीनों बच्चे, एक अम्मा जी और एक बेचारा मैं। लोग पिक्चर देखते कि हमें देखते। अनु को सोचकर ही हंसी आने लगी। मैंने सोचा आप अकेले बोर हो रही होंगी, चलिए आपको ही कहीं घुमा लाऊं। ना बाबा, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो ठीक है, यहाँ बैठकर गपशप करते हैं। 5:30 बजे उन लोगों को लेने चला जाऊँगा। योगेश ने निमंत्रण की प्रतीक्षा भी नहीं की और अपनी फेवरेट कुर्सी में धंस गए। मजबूरन अनु को भी चाय की पेशकश करनी पड़ी। चाय पीते समय अनु ने बात छेड़ी, और सुनाइए, फिर शुभ मुहूर्त कब का तय हुआ है? किस बात का? अब इतना भी मत बनिए, शादी में ना बुलाना हो तो बात और है। मैं सच कह रहा हूँ, अभी कहीं कुछ तय नहीं हुआ है। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ से खबर पा जाती हैं। श्रीमान, हमें अत्यंत विश्वसनीय सूत्र से पता चला है, अर्थात नेहा से। हाँ, इस बार कन्या को उससे भी मिलवाया गया था। सिर्फ मिलवाया ही नहीं, माँ के रूप में परिचय करवाया गया था। हमारी माताराम भी अजीब हैं। पिता की राय पूछी नहीं और कन्या को माँ का दर्जा दे दिया। क्यों, पिता को क्या आपत्ति है? दरअसल मैं किसी के साथ छल नहीं करना चाहता। कैसा छल? आपको मैं ये जो हंसता बोलता नजर आता हूँ, आप उस पर मत जाइए। भीतर से मेरा मन एकदम तार तार हो चुका है। कोई भी लड़की मेरे घर में कोरा मन और कोरा तन लेकर आएगी तो मैं उसके साथ न्याय नहीं कर सकूँगा। तो फिर उपाय क्या है? उपाय एक ही है, शादी अगर करनी ही है तो मैं अपनी ही किसी तरह भुक्तभोगी स्त्री से करना चाहूँगा। एक क्षण को अनु की धमनियों में जैसे खून जम गया। विडो या डाइवोर्सी कोई भी हो, पर ऐसी हो जो मेरी पीड़ा को समझ सके, शेयर कर सके। जिसने जीवन में कुछ खोया होगा वही मेरे दर्द को ठीक से समझ सकेगी। अनु की सांस फिर से सम पर आ गई थी। उसने धीरे से पूछा, माँ जी मान जाएंगी? यही तो परेशानी है, माँ को मनाना ही सबसे टेढ़ी खीर है। वो कहती हैं कि जब कुंवारी कन्याएं भरी पड़ी हैं तो मैं ऐसी वैसी क्यों लाऊं? अनु के मन में एक शूल सा चुभा। मतलब
अब वो भी ऐसी वैसी औरतों की श्रेणी में आ गई है। माँ जी ने चाहे जो भी कहा हो, पर उसके सामने बोलते हुए योगेश को तो कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। फीकी हंसी के साथ उसने कहा, माँ जी ठीक ही कहती हैं। इतनी बेचारी बिन ब्याही बैठी हुई हैं, आपके बहाने कम से कम एक का उद्धार तो हो जाएगा। तभी योगेश एकदम उठ खड़े हुए। 5:30 हो गए, चलना चाहिए। अनु ने राहत की सांस ली। ये चर्चा उसकी बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। बच्चों के लिए कॉपियाँ खरीदनी थी, इसलिए वो रास्ते में ही रुक गई। स्टेशनरी की दुकान के बाहर आ रही थी कि बगल वाले जनरल स्टोर में योगेश नजर आ गए। आप सामान लेने इतनी दूर आते हैं? हाय हेलो के बाद उसने पूछा। पुरानी दुकान में ही आना अच्छा लगता है। वैसे भी मेरा तो रोज का ही रास्ता है। आप क्या सीधे कॉलेज से आ रही हैं? बच्चों ने कब से लिस्ट थमाई हुई है। एक बार घर पहुंच जाती हूँ तो दोबारा निकलने का मन नहीं करता, इसलिए आज मैं भी दफ्तर से चला आ रहा हूँ। आइए ना कहीं बैठकर चाय पीते हैं। नहीं, अब घर चलूँगी, पहले ही से बहुत देर हो चुकी है। आप ना तो अपने घर मुझे चाय पर बुला रही हैं, ना यहाँ मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रही हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, चाय ना पीना चाहें तो चलिए सामने वाली दुकान में जूस या लस्सी पीते हैं। अनु ने देखा सामने दुकान क्या, एक गुमटी थी। वहाँ बैठकर लस्सी पीने की तो वो कल्पना ही नहीं कर सकती थी। 20 लोग तो सामने से निकलते हैं, पता नहीं कब किसकी नज़र पड़ जाए। चलिए चाय ही पीते हैं, उसने हथियार डालते हुए कहा। योगेश के साथ नील कमल में प्रवेश करते हुए उसे अजीब सा लग रहा था। वो 20 बार यहाँ आ चुकी है, पर वो माहौल दूसरा था। तब सदानंद साथ हुआ करते थे। तब होटल में आने का मतलब होता था हंसी खुशी के 4 पल बटोरना, और अब कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो सहज नहीं हो पाई थी। चौकस नज़रों से आसपास का मुआयना कर रही थी। उसे लग रहा था कि होटल के वेटर्स उसे पहचान गए हैं। योगेश को साथ देकर पता नहीं क्या सोच रहे हैं। स्नैक्स में क्या लेंगी? मेनू कार्ड उसके सामने सरकाते हुए योगेश ने पूछा। आप अपने लिए कुछ मंगा लीजिए, मैं तो बस एक कप कॉफ़ी लूँगी। अपने लिए तो मंगाऊंगा ही, दफ्तर से लौटकर मुझे तो भूख लगती है। पर आप इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? रिलैक्स होकर बैठिए ना। दरअसल आजकल कहीं भी बाहर जाते हुए मुझे डर लगता है। कहीं कोई परिचित मिल गया तो? मिल गया तो क्या होगा, फांसी दे देगा। आप पुरुष हैं ना, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। और फिर एकाएक अनु को पता नहीं क्या सूझा, एकदम बोल पड़ी। वैसे आपको भी डरना चाहिए। कहीं आपकी माँ को पता चल गया कि आप ऐसी वैसी औरतों के साथ घूम रहे हैं तो वो आपकी खिंचाई कर देंगी। योगेश विस्फारित नेत्रों से उसे देखता ही रह गया। योगेशी क्यों, वो खुद अपनी कही बात पर चकित हो रही थी। ये सब अनायास ही हो गया था। शायद इतने दिनों तक मन में खदबद करती बात होठों तक आ गई थी। बड़ी देर बाद योगेश ने धीरे से कहा, अगर माँ ने कभी ऐसी बात कही भी होगी तो उनके जहन में आप नहीं होंगी। आई नो शी हैज़ रिगार्ड्स फॉर यू। आप मुझे दिलासा देने की कोशिश मत कीजिए। आपकी माताजी की मेरे बारे में जो भी राय है मुझे मालूम है। वो 2 टूक शब्दों में मुझे सुना चुकी हैं। बोलते बोलते अनु का गला भर आया। उस दिन के अपमान का दंश नए सिरे से उसे मर्माहत कर गया। ये आप कब की बात कर रही हैं? बहुत पुरानी बात है। ये उन दिनों की बात है जब मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि बच्चों के पापा अब हमारे बीच नहीं हैं। मैंने तो मन को समझा लिया था कि वो टूर पर गए हैं, महीने 2 महीने बाद लौट आएंगे। जिस समय मैं खुद को ऐसे भ्रम में बहलाए हुए थी, आपकी माँ ने मुझसे कहा था। ओफ, मुझे याद करते भी शर्म आ रही है। और अनु के तो टप टप आंसू गिरने लगे। ओह गॉड, इसलिए आपने हम लोगों से संबंध तोड़ लिए थे। और मैं समझ रहा था कि आप ही बताइए, क्या पति के मरते ही औरत बाजारू हो जाती है? फिर उसके हर क्रियाकलाप को शंका से क्यों देखा जाता है? उस पर हर क्षण चौकी पहरे क्यों बिठाए जाते हैं? मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरा हरा भरा संसार उजड़ जाए। पर जब वो अघट घट ही गया तो उसका सामना तो करना ही था। बाहर निकलना ही था, लोगों से मिलना ही था। अकेली होती तो नींद की गोलियां खाकर सो जाती, पर मेरे पास 2 बच्चे थे, उन्हें तो पालना ही था ना। सॉरी, वेरी सॉरी, योगेश हर वाक्य पर कहते रहे और अनु अनवरत बोलती चली गई। अरसे बाद उसके संयम का बांध टूटा था। अब भावनाओं के आवेग को रोकना असंभव था। बाहर निकलकर योगेश ने अत्यंत विनम्र होकर पूछा, आप बहुत अपसेट हो रही हैं, क्या घर तक अकेली जा सकेंगी? इजाज़त हो तो मैं साथ चलूं? अनु ने बिना कुछ कहे पहले तो अपनी काइनेटिक स्टार्ट की, फिर कसैले स्वर में कहा, आप घर की बात कर रहे हैं? मुझे तो ज़िंदगी के उस छोर तक अकेले जाना है। आप कब तक मेरा साथ देंगे? रात भर अनु ठीक से सो न सकी। दर्द से सिर जैसे फटा जा रहा था। सुबह 5 बजे के बाद तो बिस्तर पर लेटना भारी सा लगने लगा। वो उठी और सीधे नल के नीचे बैठ गई। देर तक नहाती रही।
तब जाकर जी हल्का हुआ। बरामदे में खड़ी होकर बाल सुखाई रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? अनु जी बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं योगेश बोल रहा हूँ। अरे वाह, इन योगेश जी के लिए मैं अनु जी कब से हो गई। फिर अनु को याद आया कि इधर उसने भाभी कहना लगभग छोड़ ही दिया है, पर नाम शायद पहली बार लिया था। आपको नींद से तो नहीं जगाया ना? अभी अभी नहा कर निकली हूँ। मैं रात भर सो नहीं सका, इंतज़ार करता रहा कि कब सुबह हो और मैं कब आपसे कल शाम के लिए माफ़ी मांगूँ। ओह इट्स ऑल राइट। दरअसल उस दिन सुनीता की शादी में आपसे अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। मन में जैसे उदासी की एक परत हट गई। उसके बाद जब भी आपसे बातें हुई मन बड़ा रिफ़्रेश हो गया। इसलिए जब कल आप मिली तो थोड़ी देर आपके पास बैठने का मोह आया, बट आई एम सो सॉरी। मैंने कहा ना उस बात को भूल जाइए। ये कोई भूलने वाली बात है? बल्कि मैं सारी रात अपने को गालियां देता रहा। इंसान हमेशा अपने दुख को ही बड़ा करके देखता है। कल जब आपकी बात सुनी तो लगा आप तो दोहरी लड़ाई लड़ रही हैं। एक तो अपने भीतर के खालीपन से जूझ रही हैं, दूसरे घर परिवार और समाज की कुत्सित नज़रों को झेल रही हैं। एक औरत होकर आप जिस दिलेरी से ज़िंदगी का सामना कर रही हैं, मैं तो दंग रह गया। अनु चुप, अब इस बात का कोई जवाब भी तो क्या दे। क्या मैं शाम को थोड़ी देर के लिए आ सकता हूँ? जी? अनु चौंक पड़ी, पर उधर शायद किसी उत्तर की प्रतीक्षा थी भी नहीं, क्योंकि फ़ोन रख दिया गया था। शायद उसके मौन को ही स्वीकृत समझ लिया गया था, क्योंकि शाम को योगेश हाजिर हो गए थे। साथ में नेहा थी और ढेर सारा खाने का सामान। ये क्या है? बच्चों का टिफ़िन, ताकि आप बच्चों के खाने को लेकर परेशान ना हों और इत्मीनान से बैठ सकें। लेकिन खाना तो बन चुका है। घर में बच्चों की माँ होने का यही तो सुख है। बेचारी नेहा तो दादी के आसरे है, जब मर्जी आती है जो मर्जी आती है बनाती हैं, वो भी एहसान जताकर। आज तो कौन से स्वामी जी का प्रवचन सुनने गई हैं। जाते समय मैंने यूं ही पूछ लिया कि कब लौटेंगी तो भड़क गईं। बोली, तुम्हारी गृहस्थी का भार ढोते ढोते मेरा धर्म कर्म भी छूटा जा रहा है। वो स्वामी प्रवणानंद जी आए हुए हैं, सामने वाली मिश्रा आंटी के साथ। अम्मा भी वहीं गई हैं। अब इन लोगों की उम्र कोई गृहस्थी करने की थोड़ी ही है। इन्हें अपना पूजा पाठ करने दीजिए। आप खाना बनाने के लिए किसी को रख क्यों नहीं लेते? मैं तो रख लूँ, पर वो किचन में किसी को घुसने दें तब तो। इस मामले में हमारी अम्मा बड़ी कोऑपरेटिव हैं। 3 रंग की 3 बहुएं हैं, वे सबको निभा ले जाती हैं। हमारी माता राम ने तो एडजस्ट करना सीखा ही नहीं है। घर में उनका एक छत्र शासन रहा है। यहाँ जब भी आती थी तो पूनम को परेशान कर देती थी। वो बेचारी मेरे पास शिकायत करती तो मैं ही उसे डांट देता था। अब खुद भुगत रहा हूँ तब पता चल रहा है। अब तो एक ही उपाय है, एक अच्छी सी बहू ले आइए। माँ भी खुश, माँ का बेटा भी खुश, बेटे की बेटी भी खुश। इसीलिए तो आया हूँ। मतलब? आपने कल कहा था ना कि मुझे तो ज़िंदगी के उस छोर तक अकेले जाना है। आप कब तक मेरा साथ देंगे? इस प्रश्न का उत्तर उसी समय देना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। वैसे भी ना तो माहौल मुनासिब था न जगह। इसलिए आज आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक आप चाहें। अनु को तो जैसे सांप सूंघ गया। सूने घर में इस तरह के प्रणय निवेदन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़ी देर बाद उसके मुंह से कांपती सी आवाज़ निकली, योगेश जी, आप होश में तो हैं ना? कल तक नहीं था, इस समय अपने पूरे होशो हवास में हूँ। अब मेरी समझ में आ रहा है कि माँ का लाया हुआ कोई भी रिश्ता मेरे गले क्यों नहीं उतरता। बेवकूफ़ों की तरह एक के बाद एक प्रस्ताव नकारता चला जा रहा हूँ। ये तो अब पता चला है कि मेरे सब कॉन्शस में इतना बड़ा, इतना अहम प्रपोजल छिपा बैठा था। इसीलिए दूसरे सारे प्रपोजल बेमानी लग रहे थे। अनु तुरंत ही उनके प्रस्ताव का कोई ठोस उत्तर दे देगी, ऐसी आशा तो योगेश ने भी नहीं की थी। पर वो सामने से उठकर चली जाएगी, ऐसा भी नहीं सोचा था। उन्होंने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया। मन तो हुआ कि वो भी उठकर चले जाएं, पर नेहा के लिए मजबूरन बैठे रहे। जैसे ही अंधेरा हुआ, बच्चों का रेला शोर मचाता हुआ भीतर आया। वो तुरंत उठ खड़े हुए। नेहा, चलो घर चलते हैं, दादी राह देख रही होंगी। तभी भीतर से आवाज़ आई, नकुल अंकल से कहना खाना खाकर जाएंगे। अनु ने उन लोगों के साथ खाना नहीं खाया, अम्मा के लिए रुकी रही। अम्मा को लौटने में कोई 11 बज गए। खाना खाते हुए बोली, योगेश आया था? तुम्हें किसने बताया? घर में पाँव देते ही सिगरेट की गंध नाक में भर गई थी, इसी से अंदाज लगाया। अम्मा, तुम्हें तो CID में भर्ती होना था, चूल्हे चौके में बेकार जिंदगी बर्बाद करती रही। आजकल बहुत आने लगा है ना? कहाँ तो साल भर तक शक्ल भी नहीं दिखाई थी और अब इतना प्यार उमड़ रहा है।
अम्मा, मैं किसी को बुलाने तो जाती नहीं, पर घर आए मेहमान का स्वागत तो करना ही पड़ता है। 2 घड़ी पास बैठकर बात भी करनी पड़ती है। तुम्हें तो मालूम है दोनों घरों में कितने अच्छे संबंध रहे हैं। बिटिया भी हम लोगों से बहुत हिली हुई है, जिद करती है तो आ जाते हैं। सो तो ठीक है, पर जरा संभल कर रहा करो। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं होता, खासकर ऐसे पुरुषों का। ऐसे पुरुषों का मतलब? अच्छा बता, पूनम को गए कितने दिन हो गए? 1 साल 10 महीने 13 दिन। अरे वाह, तूने तो जैसे उंगलियों पर हिसाब लगा रखा है। यह हिसाब पूनम के लिए नहीं है अम्मा। तुम शायद भूल गई कि उसकी मृत्यु मेरी जिंदगी भी सूनी करके चली गई है। जानती हूँ रे, वो हादसा क्या भूलने की चीज़ है। उसके लिए तो मैंने अपने ठाकुर जी को आज तक माफ़ नहीं किया। ऐसे अंधे हो गए थे कि उन्हें मैं नज़र नहीं आई। मेरे सामने मेरे जवान जहान दामाद को उठाकर ले गए, मेरी बेटी की दुनिया उजाड़ कर रख दी। थोड़ी देर तक एक अजीब सी चुप्पी छाई रही, पर 5 मिनट बाद ही अम्मा पुनः अपनी रौ में आ गईं। बोली, मैं इसलिए कह रही थी बेटे कि बीवी को मरे 2 साल हो चले हैं। ऐसे भूखे प्राणी बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। आदमी की नीयत समझते देर नहीं लगती। ऐसे में पुरुष का तो कुछ नहीं बिगड़ता, औरत बदनाम हो जाती है। अनु कुछ देर तक मन ही मन शब्दों को तौलती रही, फिर हिम्मत करके बोली, अम्मा, योगेश मुझसे शादी करना चाहते हैं। अम्मा मुंह बाए बेटी को देखती रहीं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? घबराओ मत, मैंने अभी हाँ नहीं की है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ करूँगी भी नहीं। बेटे, तुम्हारा घर फिर से बस जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसे होगी। सुबह शाम ठाकुर जी से मेरी यही रार चलती रहती है, इसीलिए शायद वो पसीजे हैं। पर बेटे, सवाल अब मेरी मर्जी का नहीं है। पहले अपने बच्चों से पूछ लो, फिर कोई कदम उठाना। बच्चों का मन बड़ा नाजुक होता है, एक बार अगर गांठ पड़ गई तो उम्र भर खोल नहीं पाओगी। अम्मा, इस उम्र में अगर मैंने शादी की तो बच्चों के लिए ही करूँगी। उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, राम जी ने बात बिगाड़ी थी तो अब वो ही सुधार देंगे। सबके सुख दुख की चिंता उन्हीं को तो है, अम्मा ने कहा और गदगद होकर हाथ जोड़ लिए। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। अब योगेश घर पर कम आते थे। अक्सर वो दोनों काम पर आते जाते रास्ते में ही टकरा जाते थे। ये अनायासी होता था ऐसा भी नहीं है, कई बार तो योजनाबद्ध तरीके से होता था। फिर वे लोग किसी कॉफ़ी शॉप में, जूस बार में या पार्क में बैठ जाते थे। अब अनु को लोगों का उतना खौफ नहीं रह गया था, पर उसने अभी योगेश के प्रस्ताव पर पूर्ण स्वीकृति की मोहर नहीं लगाई थी। हर बार बच्चों का बहाना करके टाल जाती थी। दरअसल अभी तक वो बच्चों से पूछने का साहस नहीं जुटा पाई थी। अम्मा ने उसकी तरफ से वकालत करने की पेशकश की थी, पर उसे लगा ये बच्चों के साथ अन्याय होगा। जो कुछ कहना सुनना है ये खुद करेगी। इस बीच उसने बच्चों के बारे में उसकी जो योजनाएं थीं योगेश को समझा दी थीं। इस शादी के बाद भी बच्चे अपने पिता का नाम ही चलाएंगे। उन्हें अपने चाचा ताऊ के यहाँ जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। वैसे वो लोग बुलाएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम थी। बच्चों की पेंशन उनके खाते में जमा होती रहेगी और उनके बालिग होने तक उसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। बच्चों की पढ़ाई का, निधि की शादी का खर्च वो खुद उठाएगी, ताकि बच्चे अपने को पराश्रित ना समझें। उसकी नौकरी जारी रहेगी और शादी के बाद 6 महीने तक वो अपना क्वार्टर हैंडओवर नहीं करेगी। पर यह तो बात की बात थी। पहले तो 2 मुख्य बाधाएं पार करनी थीं, अनु के बच्चे और योगेश की माँ। इनकी हाँ के बिना तो वो एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं, सबका घूमने का मन हो रहा था, इसलिए शाम को पार्क का प्रोग्राम बन गया। बच्चे तो पहुंचते ही झूलों पर नंबर लगाने के लिए दौड़ पड़े। अनु और योगेश एक एकांत कोना देखकर घास पर बैठ गए। बच्चों से बात हुई? बैठते ही योगेश ने प्रश्न किया। नहीं, अभी नहीं, आज ही तो पेपर्स ख़त्म हुए हैं, कल परसों बात करूंगी। आप बताइए, आपने मांझी से पूछ लिया है? नहीं, और पूछने का इरादा भी नहीं है। क्यों? उनका जवाब मुझे मालूम है। उनकी हाँ के इंतजार में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसका मतलब है आप उन्हें बिना बताए ही इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? ये तो गलत बात है ना। बुढ़ापे में उनकी इतनी अवमानना तो ना कीजिए। उनका तो बुढ़ापा है, 4-6 साल में रवाना हो जाएंगी और मैं उनके तय किए अनचाहे रिश्ते को ज़िंदगी भर ढोता रहूँगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, बच्चों की मर्जी जानकर मुझे बता दो। ज़्यादा टीम टाम तो हमें करनी नहीं है। 4 भले आदमियों की उपस्थिति में किसी मंदिर में फेरे ले लेंगे, उसके बाद बच्चों को लेकर बाहर निकल जाएंगे। बवाल अगर कोई उठेगा भी तो 2-3 महीने में दब जाएगा। आप जरा मेरी ओर से भी तो सोच कर देखिए। मुझे किसी बवाल की नहीं, सिर्फ मांझी की चिंता है। 2 महीने बाद ही सही घर तो लौटना होगा ना। तब तुम 6 महीने तक क्वार्टर रिटेन करने की सोच रही हो ना। कुछ दिन तुम वहीं बनी रहना, 1-2 साल बाद एक पोता उनकी गोद में डाल देना।
लाइन पर आ जाएंगी, सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा। क्या कहा आपने, पोता? हाँ, माँ के गुस्से का एकमात्र इलाज वही है। नेहा के जन्म के बाद ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठ गई थी। अंशुल के पैदा होते ही पूनम उनकी आंखों का तारा बन गई थी। तो माँ जी को मनाने के लिए मुझे इस उम्र में फिर से माँ बनना पड़ेगा? हाँ, और ये सिर्फ माँ की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे मेरा अंशुल वापस चाहिए। कहते कहते योगेश का स्वर कातर हो उठा, होंठ थरथराने लगे, लगा कि जैसे रो ही देंगे। थोड़ी देर बाद वो कुछ प्रकृतिस्थ हुए, बड़ी भीगी सी आवाज़ में बोले, सच कभी कभी अंशुल बहुत याद आता है, तब मैं सारी सारी रात सो नहीं पाता हूँ। इतना तो मैं कभी पूनम को भी याद नहीं करता, पर अंशुल जैसे एक दर्द बनकर मेरे कलेजे में बैठ गया है। अब अगर मैं शादी भी करने चला हूँ तो एक इसी अरमान के साथ, मुझे मेरा अंशुल चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अनु का मन हुआ कहे कि आप नकुल में अंशुल को देखने की कोशिश कीजिए, पर कह ना सकी। वो उसके कहने की बात नहीं थी। योगेश खुद अगर ऐसा सोचते तो बेटे के लिए इतना आतुर ना होते। और वो खुद भी तो नकुल को पूरा समय कहाँ दे पा रही है। उसने 100 तो शर्तें लगा रखी हैं। बच्चों पर अपना अधिकार वो रंच मात्र भी कम नहीं होने देगी, तो फिर सामने वाले का दोष क्या है? बड़ी देर बाद थरथराती आवाज़ में अनु ने पूछा, क्या ये शादी के लिए अनिवार्य शर्त है? इसे शर्त मत कहो अनु, ये मेरा अनुरोध है, इच्छा है, अरमान है, सपना है। आई वॉन्ट हिम बैक अगेन। मैं शायद आपका ये अनुरोध, आपका सपना पूरा नहीं कर सकूंगी। क्यों? आपको शायद पता नहीं, मेरा ऑपरेशन हो चुका है। ओ गॉड, मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, इसलिए नकुल के बाद मैंने ऑपरेशन करवा लिया था। पूनम भी इस बात को जानती थी। आपके सामने शायद कभी जिक्र ना चला हो। ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेशन डेडलाइन हो, आजकल तो इसे सुधारा भी जा सकता है। क्या पता, लेकिन अब मैं उस संभावना के लिए तैयार नहीं हूँ। इस उम्र में एक और बच्चा पैदा करके बच्चों को मैं भावनात्मक त्रिकोण में उलझाना नहीं चाहती। ओ गॉड, क्या हो गया ये? योगेश ने दोनों हथेलियों में अपना चेहरा ढांप लिया। कितनी देर तक वो उसी तरह सिर झुकाए मुंह छुपाए बैठे रहे। अनु समझ गई थी कि उसका सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। ये भी समझ गई कि दोनों के बीच जो कुछ था वो शेष हो चुका है। फिर उसी ने साहस जुटाया, उनके कंधे पर हौले से हाथ रखकर बोली, योगेश अपने को संभालिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। माँ जी की मर्जी से एक अच्छी सी बहू ले आइए और घर चलाइए। ईश्वर आपका अंशुल आपको जरूर लौटा देगा। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं मज़े में हूँ। जीवन में पाने योग्य जो भी था मैंने पा लिया है। अब किसी चीज़ की कामना नहीं है। नेहा की ओर से भी आप निश्चिंत हो जाइए, मेरा घर उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। हम लोग अच्छे दोस्त थे और रहेंगे। नाउ रिलैक्स। लौटते समय पिछली सीट पर बच्चे चहक रहे थे, पर सामने की सीट पर दोनों प्राणी खामोश बैठे थे। अनु ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी कि अब तक उसने बच्चों के सामने ये बात नहीं उठाई थी, नहीं तो आज उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। गाड़ी से उतरकर बच्चे तो टाटा बाय बाय करते रहे, पर वो सीधी घर में चली आई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। बरामदे में अम्मा के साथ सामने वाली मिश्राइन बैठी थी। आंखें मिचमिचाकर सड़क को घूरते हुए उन्होंने पूछा, ये आपके बगल वाले शुक्ला जी हैं ना? हाँ, अब साकेत में रहने लगे हैं। इनकी शादी हो गई? हमारे भैया पूछ रहे थे। उनकी 35 साल की बिटिया कुंवारी बैठी है। तो अपने भाई साहब से कहिए फ़ौरन अर्जी लगा दें, वहाँ रोज़ के फ़ोटो चले आ रहे हैं। करता धरता उनकी माता राम ही हैं। जाकर उन्हीं की चरण वंदना कीजिए, शायद आपकी भतीजी के भाग्य खुल जाएं। मिश्राइन ने पता पूछा तो अनु ने तत्परता से पेन निकाल कर पता भी लिख दिया। वो अनुभव कर रही थी कि इस बीच अम्मा की खोजी नज़रें बराबर उसे घूर रही हैं। उनसे बचने के लिए वो फौरन अपने कमरे में चली गई। इस समय उसे निपट एकांत की ज़रूरत थी, पर अम्मा को चैन कहाँ। जैसे तैसे अपनी सहेली को विदा करके वे भी कमरे में चली आईं। अनु तकिए में मुंह छिपाकर लेटी थी। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने हौले से पुकारा, अनु बेटे। इतनी देर से अनु अपने ऊपर मुश्किल से काबू किए हुए थी। माँ का स्नेहिल स्पर्श पाते ही वो बिखर गई। माँ की गोद में सिर रखकर देर तक रोती रही। घुटी घुटी सिसकियों के साथ अम्मा को सारा इतिहास बताती रही। रुलाई का आवेग थोड़ा थमने के बाद वो उठकर बैठ गई और भीगे स्वर में बोली, ये मुझे क्या हो गया था अम्मा? क्यों मैं अपना तमाशा बनाने पर तुली हुई थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटे, अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पहल तो उसी ने की थी, अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, कायर कहीं का। कायर वो नहीं है अम्मा, मैं हूँ। मैं उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए पीछे हट गई हूँ।
इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो सचमुच तुम्हें चाहता है तो हाथ बढ़ाकर रोक भी तो सकता था। और अगर उसे सिर्फ बेटे की चाहती तो दर्जनों रिश्ते आ रहे थे, उन्हीं में से एक को ब्याह लेता। बुढ़िया भी खुश हो जाती। तुमसे प्यार का नाटक रचाने की ज़रूरत क्या थी? अच्छे भले जी रहे थे हम लोग, बेकार में तूफान खड़ा कर दिया। शुक्र करो अम्मा कि तूफान उठने से पहले ही दब गया और किसी को पता नहीं चला। ऐसा तुम सोचती हो, पर लोगों के पास आंखें हैं जो देखती हैं, दिमाग है जो अटकलें लगाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मिश्राइन के सचमुच कोई ब्याहने लायक भतीजी है? वो तो तुम्हें टोह रही थी। सच उस समय योगेश पर ऐसा ताव आ रहा था कि बस सामने होता तो ऐसी लानत मलानत करती कि नानी याद आ जाती। अब जाने भी दो अम्मा, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। अरे वाह, ये कौन सी मजबूरी है कि आदमी अपनी ब्याहता को घर भी नहीं ला सकता? मान लो तुम माँ बनने लायक होती तो क्या ये गारंटी दे सकती थी कि पहले पहल बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती थी। फिर क्या बेटे के इंतजार में इसी घर में रखैल बनकर पड़ी रहती? छी अम्मा, अब बस भी करो। सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा ना, पर यह शख्स देखो तुम्हें ऐसी जिंदगी देने वाला था। अपनी माँ को सब प्यार करते हैं, सब इज्जत देते हैं, पर माँ के लिए कोई बीवी को देश निकाला नहीं देता। इसीलिए कहती है कि वो परले दर्जे का कायर है। चलो जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे डरपोक और ढुलमुल आदमी के साथ घर बसाने से अच्छा है अकेले ज़िंदगी गुजार दो। ईश्वर की कृपा से तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी की मोहताज नहीं हो। यही समझ लेना कि एक बुरा सपना था। वो सपना ही था अम्मा, पर चलो इस बहाने एक आदमी की औकात का पता चल गया। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी जागी आंखों का सपना। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।